13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था। जब तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा। फिर कुछ नाराजगी का लम्हे अंदर आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। तो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, अब सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो, अंदर जाकर पढ़ो। तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े इससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा, ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड। इसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने जितनी तैयारी करनी थी मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए। तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए ये थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। मेरे हो रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दूं। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। वाटर रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुवत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव चटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा को बेबसी और खौफ के आलम में इसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्रांस ने अपने हाथ में पड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट किताबें, नोटिस और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते हुए इन पर आखिरी नज़र डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फोलोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मनहूस सीन था। फिर इसकी नज़र हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सलार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े हुए आस्था से अपने जूतों पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फोलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल करियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सलार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए देखा था। 9:02 पर उन्होंने सलार के पास से गुजरते हुए से एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 23 मिनट के बाद से वो पेपर इनसे लेना था। 9:01
10 मिनट पर उन्होंने सलार को अपनी कुर्सी से खड़े होते देखा। इसके खड़े होते ही हॉल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए पोलोमेनिया फ्रांस की तरफ जा रहा था। पोलोमेनिया फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देख चुकी थी। 23 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो। उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार फिर पेपर देने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया। वो ये तस्लीम करती थीं कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सलार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 23 मिनट का पेपर 23 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खौफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है कि 150 की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में ही करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फेलोमिनिया फ्रांस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ात को पलट कर देखा। एक सरसरी नज़र में भी उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो इस पेपर में कितने नंबर गवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मैमा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ मम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफा मैंने देने के लिए किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है इसलिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं उन्हें नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई। ये घबराने वाली बात नहीं थी। 3 साल पहले मामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्हें और इनके शौहर हाशिम को वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम इनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। ख़ास तौर पर सजाद ने इसकी निस्बत तय करके वो जानती थी उमैमा सजाद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, सजाद को कोई भी पसंद कर सकता है। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो सजाद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। सजाद और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता था जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप हो
دی جا رہی ہے، وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر وقت بھی یہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور امیمہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امیمہ سے نظریں ہٹائیں، وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظر اسی پر مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ سجاد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، اس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آ گئی تھیں، گڑگڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل آئیں۔ یہ نیوز نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروہ پچھلے 2 منٹ سے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنی کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے، اپنی بائیکس پر سوار، اب مختلف پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 پر وہ جم خانے کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔